सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। और आज के लिए माफ़ी चाहूँगा कि सुबह मैंने वीडियो बनाई बट वो डाल रहा था बट उसमें वॉइस नहीं आ रही थी, तो अभी दोबारा से बना के डाल रहा हूँ। तो जो फर्स्ट न्यूज़ है वो देख लेते हैं। बेसिकली जो हमारे बीएसएफ के कांस्टेबल है पूनम कुमार शॉ जी, वो अप्रैल 23 को जो है इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान चले गए थे, तो जिसे पाकिस्तान रेंजर्स ने डिटेन किया था। अब उसे अभी 15 तारीख को अटारी वाघा बॉर्डर पर इंडिया वापस लाया गया उनको। और वैसे ही पाकिस्तान के एक रेंजर को भी हमने डिटेन किया था, यहाँ पे पकड़ा था, जिसे वापस भेज दिया गया है। तो ये न्यूज़ थी बेसिकली। फिर उसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है वो है सेंटर ने जो है सोशल मीडिया हैंडल्स जो हैं टर्की और चाइना के, जो टर्की का स्टेट ब्रॉडकास्टर है टीआरटी, और जो चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के चैनल हैं ग्लोबल टाइम्स, इन दोनों के सोशल मीडिया टेम्परेली ब्लॉक कर दिए हैं ताकि कोई फेक न्यूज़ जो है वो उस या बायस रिपोर्टिंग से बचा जा सके। तो अब बेसिकली इंडियन लॉ में कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो फेक न्यूज़ को टैकल करते हैं। तो पहले तो आईटी एक्ट है हमारा, आईटी एक्ट 2000। इसमें सेक्शन 69 जो है वो आपका वो बोलता है कि जो है आपका कोई भी गवर्नमेंट जो है ब्लॉक कर सकती है किसी ऑनलाइन कंटेंट को, कैन ब्लॉक एनी ऑनलाइन कंटेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी और पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसी तरह फिर आईपीसी में भी प्रोविज़न, जो अभी उसका नाम बदल गया है, सेक्शन 153A में अगर कोई एनिमिटी प्रमोट करता है डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, तो या फेक या प्रोवोकेटिव कंटेंट के थ्रू, तो पनिशेबल ऑफेंस होता है। फिर उसके बाद में इसी तरह केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट है। तो उसमें क्या है कि आपके जो है जो भी प्रोग्राम्स हैं वो इन कॉन्फॉर्मिटी होना चाहिए प्रोग्राम कोड के, कोई फेक न्यूज़ या मिसलीडिंग कंटेंट नहीं होना चाहिए। फिर उसी तरह आपका जो है पीआईबी फैक्ट चेकिंग यूनिट निकाला गया था कि कोई भी अगर न्यूज़ है या जो ऑनलाइन पोस्ट की जा रही है उसे पीआईबी फैक्ट चेकिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा। मोस्टली जो गवर्नमेंट रिलेटेड न्यूज़ होती है उसके लिए है ये। फिर यहाँ पे इंडिया ने पिछले कुछ हफ्तों में बांग्लादेशी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको पुश बैक करना शुरू किया उनके कंट्री में, बिना लीगल प्रोसेस के उन्हें बॉर्डर से वापस भेजा जाने का काम हो रहा है। तो बांग्लादेश ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया है कि इस्टेब्लिश रिपैट्रिएशन प्रोसेस फॉलो नहीं किया जा रहा है, लेकिन अथॉरिटीज़ हमारी कह रही हैं कि बांग्लादेश के ही नागरिक है तो उन्हें लेना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे ट्रंप और जो एंटरिम प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, वो सऊदी अरेबिया में मिलते हैं। और जो सीरिया के जो इंटरिम प्रेसिडेंट हैं अहमद अल शरा, ये पहले एक वांटेड टेररिस्ट थे। तो सऊदी अरेबिया में ट्रंप और सीरिया के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर मिलते हैं और जो यूएस अपने सैंक्शंस जो भी सीरिया पे लगा रखे हैं वो हटाने की बात करता है। और ट्रंप जो है इनको बोलते हैं सीरिया के इंटरिम प्रेसिडेंट को कि इजराइल को रिकॉग्नाइज़ करें। तो ये काफ़ी मेजर पॉलिटिकल शिफ्ट को दिखाता है। तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें। फिर यहाँ पे हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिनका नाम है भूषण रामकृष्ण गवई जी, वो उन्होंने ओथ ली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। इनका टेन्योर लगभग जो है 23 नवंबर 2025 तक रहेगा। तो बस ये न्यूज़ है इसके बारे में। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बने। फिर यहाँ पे उड़ीसा ने जो है अपने स्टेट रन जो भी उनके स्कूल्स कॉलेजेस हैं और हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उसमें सब में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में जो है 11.25% का रिजर्वेशन जो सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास से आते हैं उनको देने का फ़ैसला किया है। यहाँ पे राजस्थान के एक एमएलए उनको डिस्क्वालिफिकेशन की बात चल रही है। तो हम देख लेते हैं जो हमारे एमपीज़ और एमएलएज़ हैं उनको क्या क्या क्राइटेरिया है उस पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं अपने सदन से। तो इसमें कई सारे हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हैं कुछ जिसमें, और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट आता है। फिर हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ आता है जो शेड्यूल 10 में है, जो 52nd अमेंडमेंट एक्ट से आया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविज़न है, अगर कोई भी एमपी है एमएलए जो है मेंटली अनसाउंड है, अगर मेंटली अनसाउंड है या इंसॉल्वेंट है, अगर वो फॉरेन कंट्री का सिटीज़न है या फिर इंडियन सिटीज़नशिप छोड़ दी है उसने, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। या अगर वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, और या फिर किसी लॉ के अंदर वो डिस्क्वालीफाइड है इन एनी लॉ इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में क्या बोला गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में बोला गया अगर वो करप्शन, आपका ब्राइबरी या फिर वोट बाई कर रहा है, वोट बाइंग, अगर किसी सीरियस क्राइम में 2 या 2 साल से ज़्यादा जो है वो कॉन्विक्ट है तो भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा।
और अगर इलीगल एक्सपेंस या फॉल्स एफिडेविट दिया हो इलेक्शन का, इलीगल एक्सपेंस या फॉल्स एफिडेविट हो एक्सपेंस का, तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाता है। फिर उसके बाद हमारा आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ में जो है हमारे अगर वो पार्टी के विप के खिलाफ जाता है, अगेंस्ट द विप बिना परमिशन के, है ना, अगर वो पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है, ज्वाइंस एनी अनदर पार्टी, है ना, और अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर इलेक्ट हुआ है तो वो अगर जो है वो किसी पार्टी को ज्वाइन कर लेता है तो भी वो जो है वो डिसक्वालीफाई हो जाता है मेंबर। अगर सिमिलरली कोई अगर नॉमिनेटेड मेंबर है तो वो अगर वो इलेक्ट होने के 6 महीने के अंदर ही कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो भी डिसक्वालीफाई हो जाता है। तो ये सारे हमारे जो है डिसक्वालीफिकेशन के क्राइटेरिया हैं। तो जो आपका बेसिकली डिसीज़न कौन लेता है, एंटी डिफेक्शन लॉ में बेसिकली अगर लोकसभा है तो स्पीकर लेगा और राज्यसभा है तो चेयरमैन लेगा। और अगर इन दोनों केसेस में जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल और आरपीए के अंडर ये जो है बेसिकली आपका अगर लोकसभा है तो आपका इसमें जो है कॉन्स्टिट्यूशनल और आरपीए में आपके इलेक्शन कमीशन का कंसल्टेशन लेना होता है विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट और विद द हेल्प ऑफ गवर्नर इन केस ऑफ स्टेट असेंबली। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली हमारे यहाँ पे कर्नाटका के जो सीएम है उन्होंने बोला है कि सेंट्रल फंड्स जो है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के वो रिलीज़ नहीं हो रहे हैं, कम रिलीज़ हो रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जैसे कि नेशनल हेल्थ मिशन है आपका, और आयुष्मान भारत है, और मनरेगा है, एमजी नरेगा, और स्वच्छ भारत मिशन है। तो ये सब क्या है बेसिकली इनके लिए फ़ंड जो है रिलीज़ टाइमली नहीं हो रहा है और कम हो रहा है। तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, ऐसी स्कीम जो कि सेंटर डिज़ाइन करता है और इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, बेसिकली स्टेट्स इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो फंडिंग होती है वो सेंटर और स्टेट में डिवाइडेड रहती है अलग अलग रेशियोज़ में, जैसे 60:40, 75:25 और अलग अलग रेशियोज़ में डिवाइडेड रहती है। तो आपकी नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे आपके जो फॉर्मर आपके जो वी के सारस्वत जी हैं उन्होंने बेसिकली क्या बोला कि स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस वो क्रूशियल है इन क्रिटिकल एरियाज़ में, ताकि जो है हमारी सॉवरेनिटी देश की बची रहे। और उन्होंने ये भी बोला कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो इंडियन साइंटिस्ट और इंडस्ट्री पार्टनर्स के डेवलप किए गए वेपन्स जो थे, जैसे आकाश सिस्टम हो गया, और ने अच्छा परफॉर्म किया, जो इंडिया के सेल्फ रिलायंस का प्रूफ है। और उन्होंने सेल्फ रिलायंस को डिफ़ाइन किया एज इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी कंट्रोल, जो ट्रेड और टेक्नोलॉजी हर सेक्टर में ज़रूरी है। ये भी बोला कि जो है इंडिया के पास इनोवेशन पोटेंशियल तो है, लेकिन पेटेंट फाइलिंग जो है वो कम है, पेटेंट फाइलिंग कम होती है। और जो हमारा आईपी कल्चर है वो बहुत वीक है, आईपी कल्चर इज़ वेरी वीक, और लैब से मार्केट टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सही से नहीं हो पा रही हैं, तो इस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे आंध्र प्रदेश के चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में एक कलेक्टर है वहाँ, सुमित कुमार जी ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया जिसमें इलीगल जो प्रीनेटल सेक्स का जो डिटर्मिनेशन रैकेट पकड़ा गया, सेक्स डिटर्मिनेशन रैकेट पकड़ा गया है। तो अब बेसिकली ये PCPNDT एक्ट होता क्या है, PCPNDT एक्ट ये होता है प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994। तो इसमें बेसिकली बताया क्या गया, इसका पर्पस क्या होता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट को रोकना, कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा पैदा होने से पहले जो सेक्स डिटर्मिनेशन करवाते लोग फीमेल फीटिसाइड के लिए, वो बेसिकली वो रोकने के लिए है और जेंडर बैलेंस बनाए रखने के लिए है। तो प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स डिटर्मिनेशन करना इलीगल है, और किसी भी प्रकार से सेक्स सिलेक्शन भी माना है ना। तो अब जो भी इसके अल्ट्रासाउंड मशीन्स आती हैं या एमनियोसेंटोसिस होता है जिससे पता करते हैं जेंडर का, एमनियोसेंटोसिस जो मेथड होता है, क्रोनिक विलाई सैम्पलिंग होता है इसके लिए, विलाई सैम्पलिंग। तो ये सारे जो भी टेक्निक्स हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, सिर्फ एक मेडिकल रीजंस के लिए अलाउड हैं, अदरवाइज़ अलाउड नहीं है। मेडिकल रीजंस की वजह से आप पता कर सकते हैं सेक्स, लेकिन ऐसे नहीं अलाउड है, और सिर्फ सर्टिफाइड क्लिनिक्स में ही किया जा सकता है, सर्टिफाइड क्लिनिक्स में ही किया जा सकता है। और जो भी आपके डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, लैब होंगे सारे, वो सारे के सारे आपके जो है रजिस्टर्ड होने चाहिए। रिकॉर्ड जो है जो भी टेस्ट के होते हैं वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को सबमिट करना पड़ता है।
और कोई भी अगर सेक्स डिटर्मिनेशन करवा रहा हो या करवाने वालों जो करवाने वालों को जेल का फ़ाइन हो सकता है। और जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो भी बेसिकली सीज़ किए जा सकते हैं आपके, और क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये कुछ बातें थी हमारी पीसीपीएनडीटी एक्ट के बारे में। फिर जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली एक इंडियन टीम हमारी वो न्यूयॉर्क पहुंची ताकि पहलगाम के जो टेरर अटैक के सबूत हैं वो यूनाइटेड नेशन के 1269-67 सैंक्शंस कमेटी की मॉनिटरिंग टीम को दे सके, है ना। जो टेररिस्ट इसकी पावर क्या है 1267 सैंक्शन कमेटी की, ये बेसिकली किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को वो ग्लोबल लेवल पे बैन कर सकती है, ये। तो इंडिया ने जो वहाँ का टेररिस्ट रेजिस्टेंस फ्रंट है जिसको टीआरएफ बोलते हैं, जो कि पहलगाम में अटैक कराने पर जो है इन पे आरोप लगा, और ये मीटिंग टीआरएफ को जो है इसके अंदर बैन कराने के लिए बेसिकली हमें पहला स्टेप माना जा रहा है। तो टीआरएफ जो है ये 2019 में बना था, जो रेजिस्टेंस फ्रंट है। पहले एक छोटा सा एंटी इंडिया ग्रुप था ये, जो कश्मीर में आउटसाइडर्स की एंट्री के ख़िलाफ़ था। आज ये पाकिस्तान बेस्ड जो लश्कर तैयबा है जो का ऑफशूट माना जा रहा है, जिसने इंडिया के टेरर अटैक्स में की जिम्मेदारी बहुत सारी ली है। जैसे 26/11 के अटैक हुआ था, उसमें भी यही इन्वॉल्व था। और इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत 7 मई को जो है जो मुरीद के इस्लामाबाद के पास जो बॉम्बिंग की मुरीद के में जो है वो इसी का बेस माना जा रहा था, जो लश्कर तैयबा का बेस माना जा रहा था। और लेफ्ट इंडिया की नज़र में पहलगाम अटैक जो है इसी जो है टेरर कैंप का हिस्सा है। तो बेसिकली यही इसमें बता रहे हैं। फिर यहाँ पे आपके जो कई सारे ट्रैवलर्स हैं वो बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं टर्की और अज़रबैजान के, क्योंकि ये खुल के पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए हैं। तो इसी वजह से सोशल मीडिया पर इन कंट्रीज़ को के ट्रैवल पे बॉयकॉट करने की डिमांड बढ़ रही है, और इस वजह से टूर कंपनीज़ ने भी डेस्टिनेशन के बुकिंग में भी काफ़ी कैंसिलेशन देखी। तो इसके बारे में ये इसमें दिया हुआ है। यहाँ पे जेएनयू ने भी जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग था टर्की की यूनिवर्सिटी के साथ, एक जो म्यूचुअल रिसर्च और टेक्निकल कोऑपरेशन के लिए था, बट अपनी कंट्री के डिफेंस के सुरक्षा को देखते हुए ये जेएनयू ने ये सस्पेंड कर दिया मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट, जो कि रिसर्च और ट्रेनिंग कोऑपरेशन के लिए था। फिर यहाँ पे राजनाथ सिंह जी बता रहे हैं कैसे ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जो इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम हमारा अपने जो है उसने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस शो किया है। तो खासकर चाइनीज़ और टर्किश वेपन्स जो थे उनके खिलाफ इंडिया का जो आकाश शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर जो मिसाइल सिस्टम है, जो एयर डिफेंस सिस्टम भी माना जाता है, हमारा इंडिजिनस जो डीआरडीओ ने डेवलप किया उसने भी शानदार परफॉर्मेंस किया। और जो है फिर उसके बाद में यही बताते हैं जो इंडिया ने पाकिस्तान के मिलिट्री टारगेट्स पर बिना किसी नुकसान के सक्सेसफुल जो ऑफेंसिव स्ट्राइक्स किए हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के चाइनीज़ मेड एयर डिफेंस सिस्टम को बाईपास और जैम कर दिया, और इसी से सिर्फ 23 मिनट में मिशन कंप्लीट हो गया, जो कि एक भारत की टेक्नोलॉजी को जो है वो सुपीरियर साबित करता है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो पहले 2013-14 में इंडिया का जो है 686 करोड़ रुपीज़ था, जो कि अब बढ़ के 2024 में 23,622 करोड़ का हो गया है। जो ये आकाश डिफेंस सिस्टम है ये बेसिकली मीडियम आपका सरफेस टू एयर मिसाइल होता है रेंज की, जो 25 से 30 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। और ये जैसे ब्रह्मोस मिसाइल ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, जो एक सुपरसोनिक क्रूज़ मिसाइल है। क्रूज़ मिसाइल मतलब जो है जो एयर टू सरफेस चलती है, ये जैसे एयरक्राफ्ट पे लगी होती है, जैसे राफेल एयरक्राफ्ट पे। तो ब्रह्मोस बेसिकली इंडिया और रशिया का कोलैबोरेशन है। तो इसका नाम कैसे रखा गया, अपने इंडिया की ब्रह्मपुत्रा रिवर का ब्रह्म और मोस्ट जो मॉस्कोवा रिवर है रशिया को, उसके नाम पे रखा गया है। तो फिर यहाँ पे आपका आईएमएफ ने देखिए रिलीज़ किया है सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो पाकिस्तान को अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। तो जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड है वो बेसिकली 2 टाइप का इसमें फ़ंड है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और दूसरा है आपका रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फ़ंड। तो जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो बेसिकली जो कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस कर रही हैं, जो इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं,
उनके लिए होता है, और जो RSF से होता है वो बेसिकली जो कंट्रीज़ क्लाइमेट चेंज या नेचुरल डिज़ास्टर से जूझ रही हैं उनके लिए होता है। तो IMF क्या है? IMF बेसिकली 1994 में बना था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो कंट्रीज़ इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही हैं, जो ग्लोबल जो आपकी इकोनॉमी है, उस इकोनॉमिक क्राइसिस को मॉनिटर करना और उसको रोकने के लिए कदम उठाना, किसी कंट्री को पॉलिसी एडवाइस देना, टेक्निकल एडवाइस देना, ये सब काम है उनका। और इसमें 190 प्लस मेंबर कंट्रीज़ हैं, और इंडिया का जो वोटिंग शेयर है वो 2.7% के आसपास इसमें है। बेसिकली यही है कि प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज़ जो फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, और सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ और स्टेबिलिटी थ्रू पॉलिसी एंड टेक्निकल एडवाइस, और ग्लोबल इकोनॉमी को मॉनिटर करना, और इकोनॉमीज़ ऑफ द मेंबर कंट्रीज़ जो कि जिसे सर्विलांस भी बोलते हैं। फिर यहाँ हमारे नए जो है UPSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, जिनका नाम है अजय कुमार जी। ये फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और इसके पहले प्रीति सुदान जी थी, अब वो रिटायर हो गई, और जो है अब जो है अजय कुमार जी आए। तो जो UPSC चेयरमैन का जो टेन्योर होता है वो कितना होता है? 6 ईयर्स, और या तो टिल एज ऑफ 65, जो भी पहले आ जाए वो जो है माना जाएगा टेन्योर उनका। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वही बेसिकली यहाँ पे है, क्रूड बर्थ रेट के बारे में है। तो ये रिपोर्ट यही बता रही है कि जो है जो पहले क्रूड बर्थ रेट होता क्या? क्रूड बर्थ रेट ये जो भी बेसिकली एक जो वुमेन है जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में कितने जो चिल्ड्रन बियर कर सकती है, तो उसे बोलते हैं क्रूड बर्थ रेट। यही बोला जा रहा है कि इंडिया में जो है क्रूड बर्थ रेट में काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल आ रहा है। जैसे कि उसमें कुछ स्टेट्स हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, दिल्ली हो गया, और आपका केरला हो गया, यहाँ पे सबसे नेशनल एवरेज से डबल जो है आपका डाउनफॉल देखा गया क्रूड बर्थ रेट में। और साउथ के स्टेट्स में ज़्यादा तेज़ी है नीचे आने में, और कुछ स्टेट्स में रजिस्टर जो है, और सारे स्टेट्स में लगभग गिर रहा है एक्सेप्ट उत्तराखंड। प्लस जो है यहाँ पे गिर तो रहा है, बट जो है कुछ स्टेट्स में रजिस्टर्ड जो बर्थ रेट है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट बढ़ रहा है लेकिन रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, जैसे बिहार, राजस्थान, UP, उत्तराखंड। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट जो है कम हो रहा है, बट रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है। ठीक है, बर्थ रेट कम हो रहा है। फिर उसके बाद में यही बोला गया इसमें बिहार, UP, राजस्थान, MP, इन तीनों स्टेट्स में जो है टोटल फर्टिलिटी रेट और जो ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट है वो नेशनल एवरेज से ज़्यादा है। जैसे ये कंफर्म कैसे होता है कि यहाँ का जो है रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है? एक तो यहाँ का TFR बढ़ रहा है, और ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट बढ़ रहा है। ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट क्या होता है? बेसिकली जो भी एक वुमेन जो है कितनी डॉटर्स अपने पूरे लाइफ टाइम में बियर करेगी, वो बेसिकली है उसे बोलते हैं ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट। तो इसकी वजह से जाना जा रहा है कि जो है रिपोर्टिंग बढ़ रही है, रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, बट क्रूड बर्थ रेट जो है वो घट रहा है एक्सेप्ट उत्तराखंड। फिर यहाँ पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साइंटिस्ट ने बेसिकली जो याक होता है, जो हिमालयन याक, जिसको शिप ऑफ द हिमालयाज भी बोलते हैं, शिप ऑफ हिमालयाज, उसका जो है क्रोमोज़ोम जीनोम लेवल पे तैयार किया है। क्रोमोज़ोम जीनोम लेवल पे तैयार किया है। ये किया किस लिए है? बेसिकली जो है जो उनका मीट है और जो मिल्क है और ट्रांसपोर्टेशन पे निर्भर हैं बेसिकली ये सारे लोग। तो याक ब्रीडिंग को बढ़ावा देने के लिए किया है, उसकी ब्रीडिंग को इंक्रीज़ करेंगे, और प्लस उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल है, ये आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो होलसेल इन्फ्लेशन है वो अभी आपका 0.85% जो है हो गया है घटकर, जो कि 13 मंथ में सबसे कम लेवल पे है। और इसका रीज़न क्या बताया जा रहा है? बेसिकली क्रूड ऑयल जो है उसका प्राइस कम हो गया है, और जो फूड प्राइसेस है वो भी सॉफ्ट हुए हैं, जिससे ओवरऑल प्रेशर कम हुआ है। तो अब ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है? बेसिकली ये जो है ये आपके जो है जो प्राइस है वो ट्रैक करता है एट द होलसेल मार्केट लेवल। ठीक है, जैसे फैक्ट्री लेवल पे हो गया या फिर जो मंडी लेवल पे हो गया। तो ये कंज्यूमर लेवल पे नहीं है, ये बेसिकली होलसेल लेवल पे है। और वहीं एक दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है? बेसिकली ये जो है आपके रिटेल मार्केट का प्राइस ट्रैक करता है, इन्फ्लेशन ट्रैक करता है। तो बेसिकली इसको यूज़ करते हैं, इन्फ्लेशन इंडिया यूज़ करती है इन्फ्लेशन ट्रैक करने में। तो ये बेसिकली बिज़नेस टू बिज़नेस होता है, और ये आपका बिज़नेस टू कंज्यूमर यूज़ होता है।
फिर यहाँ पे अभी आपने हमारे कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है 3,700 करोड़ का चिप मेकिंग यूनिट उत्तर प्रदेश में। तो ये बेसिकली चिप मेकिंग यूनिट कहाँ पे लग रही है? जेवर उत्तर प्रदेश में लग रही है। और ये 6 सेमीकंडक्टर यूनिट है जो सपोर्ट कर रहा है जो आपको जो 76,000 करोड़ का जो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है उसको उसमें से है ये। और ये उत्तर प्रदेश का पहला चिप मेकिंग यूनिट है, सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग यूनिट, और जिससे कि यूज़ किया जाएगा लैपटॉप्स में, पर्सनल कंप्यूटर्स में, फ़ोन, ऑटोमोबाइल्स में। तो अब ये जो आपका इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस मिशन में बेसिकली जो मिशन है ये एक फाइनेंशियल आउटले इसके लिए दिया गया था 76,000 करोड़ रुपए, जिसमें इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे कंपनीज़ को ताकि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, चिप प्लांट्स बना सकें इंडिया में सेमीकंडक्टर्स के, और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करना, और जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट है वो बेसिकली हमारी कम करना, और अट्रैक्ट करना लार्ज स्केल जो आपके इन्वेस्टमेंट हैं आपके वो अट्रैक्ट करना, और डेवलप करना एक फुल इकोसिस्टम डिज़ाइन का, फैब्रिकेशन का, जहाँ पे टेस्टिंग हो सके सेमीकंडक्टर चिप्स की। तो बेसिकली ये पूरा मिशन है कि इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, ग्लोबल हब। फिर यहाँ पे सेंटर ने जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो रिलीज़ करती है, तो उसको भी रिवैम्प किया है। जो कि अब ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करता क्या है, बेसिकली आप हमारी जो कंट्री है उसका जो एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा उसको ट्रैक करता है। तो अभी चेंज क्या करने वाले हैं कि इसमें जो है आपका रूरल डेटा इंक्लूड करेंगे, और जो प्रीवियसली जो है मंथली एस्टिमेट्स में नहीं कवर था, ठीक है। तो जिसमें कि वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दोनों अर्बन और रूरल एरियाज़ के लिए और एट ऑल इंडिया लेवल जो है वो जो है आपका रिलीज़ किया जाएगा। और तो क्वार्टरली डेटा जो रूरल और अर्बन का आता है एट द कंट्री लेवल एंड फॉर मेजर स्टेट्स। जो आपके जो एनुअल एस्टिमेट्स होते हैं वो दो चीज़ों पे बेस्ड होते हैं, 2 रेफरेंस फ्रेमवर्क होते हैं उनके, यूजुअल स्टेटस और जो है करंट वीकली स्टेटस। यूजुअल स्टेटस में आपका जो आपकी प्राइमरी जो आपका काम है और जो सब्सिडरी जो काम है उसको बेसिकली देखा जाता है कितना आपने पास्ट 1 साल में किया है, और जो करंट वीकली स्टेटस में एक्टिविटी स्टेटस देखा जाता है ओवर द पास्ट 7 डेज़। तो ये रेफरेंस लिए जाते हैं। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे गॉजिंग चाइना पावर रीबाउंड पोटेंशियल आफ्टर ट्रेड ट्रूफ्स। तो जो अभी आपका 90 डेज़ का पॉज लिया गया है टैरिफ में बिटवीन यूएस एंड चाइना, तो उससे बेसिकली क्या है कि अभी समर्स आ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बढ़ जाएगी चाइना में। और जो है अभी क्या है कि बेसिकली जो वहाँ का चाइना का क्लीन एनर्जी, जो टोटल एनर्जी में क्लीन एनर्जी का जो कॉम्पोजिशन है वो 39% है। और बट क्योंकि टैरिफ कम कर दिया है और इलेक्ट्रिसिटी डिमांड भी बढ़ जाएंगी तो वहाँ की फैक्ट्रीज़ रिवैम्प हो सकती हैं। और तो इससे क्या होगा कि जो भी आपकी फॉसिल फ्यूल्स जो है फिर यूज़ करने लगेंगे। फॉसिल फ्यूल्स यूज़ करने की वजह से जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होंगे। तो ये जो आपके एनवायरमेंटल गेंस जो इन्होंने हासिल किए हैं तो ये बेसिकली पॉसिबली जो है वो रिटार्ड हो सकते हैं। तो ये बताया है इसमें। यहाँ पे क्या है कि बेसिकली जो यूरोपियन यूनियन है वो अपना वो रशिया से गैस जो लेता है रशियन पाइपलाइन से, तो वो अब धीरे धीरे वो कम कर रहा है लेना। लेकिन अभी भी जो 19% जो गैस है वो रशिया से आती है, जो एलएनजी है वो गैस रशिया से आती है। और यूरोपियन यूनियन ने यही डिसाइड किया कि 2027 तक बेसिकली ये रशिया के जो पूरी तरह से रशिया के गैस पे डिपेंडेंसी बंद कर देंगे और नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी रोक लगा देंगे 2025 तक। तो अभी रशियन एलएनजी को बंद करना वही बोलते हैं कि थोड़ा सा टफ़ है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन के इंपोर्ट्स लगभग 19% और 15% के आसपास हैं, जिससे यूरोपियन यूनियन को यूएस पे डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। तो ट्रांजिशन ये लोग कर रहे हैं यूएस की तरफ, यूएस और कतर की तरफ कर रहे हैं, जो एलएनजी प्रोजेक्ट से आने वाले सालों में सप्लाई इम्प्रूव कर सकते हैं यहाँ पे। तो बट शॉर्ट में ये है कि रशिया से गैस से कम्प्लीटली अलग होना ईजी नहीं है और इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अभी इनको। फिर यहाँ पे अभी आपका देखिए कोलंबिया ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ज्वाइन करने का बोला है। चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है
तो ये बेसिकली बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का है क्या कि एक मैसिव जो ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जो कि 2013 में चाइना ने लॉन्च किया था। इसका एम क्या है कि जो भी आपके एशिया के जो कंट्रीज़ है, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन सब कंट्रीज़ के बीच में कनेक्टिविटी और कोऑपरेशन बढ़ाना, ऐसा वो बोलता है। ठीक है, तो अब ये कर कैसे रहा है? ये बेसिकली बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगा रहा है, जैसे यहाँ पे रोड बिल्ड कर रहा है, रेलवे, पोर्ट और एनर्जी पाइपलाइंस कर रहा है, ताकि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और रीजनल कोऑपरेशन बढ़े और जो चाइना का जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है वो बेसिकली बढ़ाना। तो ये कहाँ कहाँ कर रहा है? ये आपका चाइना टू यूरोप कर रहा है, चाइना टू सेंट्रल एशिया कर रहा है, और जो साउथ ईस्ट एशिया है, अफ्रीका, यूरोप, ये पूरा कनेक्ट कर रहा है आपका। ठीक है, तो ये बेसिकली था जो है। अब लेकिन इसका क्रिटिसिज्म क्या, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे जो छोटी कंट्रीज़ हैं वो बोलती हैं कि जो हमें डेब्ट ट्रैप पॉलिसी में फंसा लेता है चाइना। डेब्ट ट्रैप पॉलिसी बेसिकली क्या होता है कि किसी कंट्री को इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट में लोन दे दो कि वो चुकाने के काबिल ही ना रहे, तो बेसिकली डेब्ट ट्रैप में फंसता चला जाता है और जो उसकी जो ओनरशिप है वो चाइना के पास आ जाती है। तो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में था हमारा। तो आज की न्यूज़पेपर में हमने यही देखा कि जो है कोलंबिया भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने के लिए एग्री कर चुका है और बेल्ट और रोड इनिशिएटिव के बारे में जाना। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा कैसे यूरोप अपनी डिपेंडेंसी रशिया की गैस पे कम करने वाला है और 2027 तक डिपेंडेंसी ख़त्म करने को बोल रहा है। फिर यहाँ पे चाइना ने जो क्लीन एनर्जी में जो है जो भी गेन्स हासिल किए थे वो कैसे अब ट्रूस डील जो है वो पीस डील जो हुई है यूएस और चाइना के बीच में, उस पर कैसे इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर। फिर हमने यहाँ पे देखा पीरियोडिक ग्लोबल लेबर फोर्स सर्वे में क्या रिवैम्पिंग हो रही है इस बार रूरल डेटा के लिए। फिर हमने यहाँ पे देखा कि जो है सेमीकंडक्टर चिप यूनिट बन रहा है यूपी में फर्स्ट, और जो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में हमने देखा। फिर यहाँ पे हमने देखा कैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है उससे इन्फ्लेशन लो हुआ है और दोनों के बारे में जाना, WPI और CPI में डिफरेंस देखा। फिर यहाँ पे हमने नेक्स्ट देखा जो आपका जो क्रूड बर्थ रेट है वो सारे स्टेट्स में घट रहा है एक्सेप्ट फॉर उत्तराखंड, और रजिस्ट्रेशन है जो बढ़ रहा है। और फिर हमने देखा कैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर याक का जो है जीनोम सीक्वेंसिंग करके क्रोमोजोम एक्सट्रैक्ट किया है। फिर यहाँ कैसे हमारे नए UPSC के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ पे IMF के बारे में जाना, उसकी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी और रेजिलियंस जो है फंड के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कैसे जो है इंडिजिनस वेपन्स ने हमारे इंडिया को प्रोटेक्ट किया ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, ब्रह्मोस के बारे में जाना, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में जाना। फिर यहाँ पे हमने देखा कैसे कई सारे ट्रैवलर्स जो इंडिया के, उन्होंने टर्की और अज़रबैजान को, पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए यहाँ को बॉयकॉट करने के लिए कहा, और JNU ने भी MOU सस्पेंड कर दिया है टर्की की यूनिवर्सिटी के साथ इसी सॉलिडारिटी में। फिर कैसे इंडिया की एक टीम 1267 सैंक्शन कमेटी जो यूनाइटेड नेशन की उसके पास गई, जो TRF है उसको ग्लोबली बैन कराने के लिए। और यहाँ पे DRDO के चीफ हमारी स्ट्रैटेजिक इंडिपेंडेंस को लेके क्या बोल रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे देखा कुछ प्रोविजंस जो कि PCPNDT एक्ट को लेके थे, जो राजस्थान में स्टिंग ऑपरेशन वहाँ के जो DM है उन्होंने किया। फिर हमने यहाँ पे देखा कि कैसे सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में जाना कि थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा उड़ीसा ने कैसे 11.25% रिजर्वेशन सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस को दिया। और फिर यहाँ पे राजस्थान में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MLA का जो मामला चल रहा है उसमें डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस देखे, क्या प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में है, क्या RPA में है और क्या एंटी डिफेक्शन लॉ में है। फिर हमने यहाँ पे देखा कैसे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ओथ लिए हमारे। और फिर यहाँ पे हमने टर्की और जो ट्रंप है और सीरिया के बीच में, US और सीरिया के बीच में क्या चल रहा है। फिर हमने यहाँ पे देखा कैसे सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ को चलते जो आपके चाइना और जो टर्की के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको कैसे बैन किया गया, और फेक न्यूज़ को लेके इंडिया में क्या प्रोविजंस हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो सोल्जर्स का इधर उधर क्रॉस कर गए तो उसको कैसे वापस किया गया दोनों देशों में। तो ये था पूरा आज का डिस्कशन थोड़ा लेट हो गया, सुबह मैं वीडियो डाल रहा था बट साउंड रिकॉर्ड नहीं हो पाई। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन, और अच्छा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।